Hello everyone, welcome back. In this video we are going to start from section 140 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम और अभी तक हमने section 139 तक कंप्लीट कर लिया है. अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो हम हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप वहां से भी इजीली देख सकते हैं. आज हम 140 स्टार्ट करने वाले हैं. तो सेक्शन 140 बात कर रहा है ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन. ऑर्डर की बात यहाँ पर हो रही है कि किस तरह से हम किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करेंगे या किसी विटनेस को एग्जामिन करेंगे, उसका क्या ऑर्डर रहेगा. तो ऑर्डर इन विच विटनेस आर प्रोड्यूस शैल बी एग्जामिन्ड शैल बी रेगुलेटेड बाय. ये रेगुलेट उस वे में होगा जिस हिसाब से सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर में हमेशा लॉ एंड प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जो चलते आ रहा है प्रोसेस उस तरह से करेंगे. एंड इन एब्सेंस ऑफ एनी सच लॉ, अगर कोई लॉ या कोई प्रोसीजर या कोई प्रैक्टिस ही नहीं दी हुई है कि किस हिसाब से प्रोडक्शन करना है या विटनेस को एग्जामिन करना है, तो ये कोर्ट की डिस्क्रिशन रहेगी कि कौन से ऑर्डर में होगा. 141 is talking about just to decide as to admissibility of evidence. एविडेंस एडमिसिबल है या नहीं, या एक एडमिशन एक एविडेंस की क्या एडमिसिबिलिटी होती है ये जज डिसाइड करता है. 141 says that when either party proposes to give evidence, किसी भी पार्टी ने ये बात कही कि वो कोर्ट में एविडेंस प्रोड्यूस करना चाहते हैं किसी भी फैक्ट से रिलेटेड, तो जज उनसे ये पूछेगा कि आप जो एविडेंस देना चाहते हैं वो किस मैनर में एलिज्ड फैक्ट से रिलेटेड है. अगर वो प्रूफ हो जाए तो वो रेलेवेंट होगा. और जज शैल एडमिट, और जज ये बात एडमिट करवाएगी द एविडेंस इफ ही थिंक्स दैट द फैक्ट इफ प्रूफ वुड बी रेलेवेंट एंड नॉट अदरवाइज. अब जज ये बात आपसे पूछेगी कि आप जो कोर्ट में एविडेंस देने वाले हैं वो किस तरह से जो एलिज्ड फैक्ट है उससे कनेक्टेड है, और अगर वो प्रूफ हो जाता है तो किस तरह से वो रेलेवेंट होने वाला है एंड नॉट अदरवाइज. Subsection 2 is saying that if the fact proposed to be proved is one of which evidence is admissible, only upon proof of some other fact, such last mentioned fact must be proved before evidence is given of the fact first mentioned, unless the party undertakes to give proof of such fact and the court is satisfied with such undertaking. See, अगर कोई फैक्ट को प्रूव करना है और वो एडमिसिबल तभी हो सकता है जब किसी अदर फैक्ट को हम प्रूव कर दें, तो सच अदर फैक्ट मस्ट आल्सो बी प्रूव्ड. Subsection 3 is saying that if the relevancy of one alleged fact depends upon another alleged fact, अगर एक फैक्ट डिपेंड कर रहा है किसी अदर फैक्ट के जो पहले प्रूव करना जरूरी है, तो ये जज की डिस्क्रिशन पे या तो वो परमिशन दे देगा कि आप जो फर्स्ट फैक्ट है पहले उसे प्रूव कर दीजिए, या फिर ये कह देगा कि ठीक है जो सेकंड फैक्ट है आप उसे अभी प्रूव कर दीजिए, फर्स्ट फैक्ट आप बाद में प्रूव कर दीजिएगा. तो ये जज पे डिसाइड कर, जज विल डिसाइड दैट, जज बता रहे हैं कि कौन से ऑर्डर में हो रहा है. ठीक है, लेट्स सी द इलस्ट्रेशन. फर्स्ट एग्जांपल ये बात कह रहा है इट इज प्रपोज्ड टू प्रूव अ स्टेटमेंट अबाउट रेलेवेंसी ऑफ अ फैक्ट बाय अ पर्सन एलिज्ड टू बी डेड. कोई पर्सन की डेथ हो गई है, अब ये प्रूव करना है रेलेवेंसी ऑफ अ फैक्ट विच स्टेटमेंट इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 26. सी मतलब हमें उसका डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करना है. दैट पर्सन इज डेड मस्ट बी प्रूव्ड बाय द पर्सन प्रपोजिंग टू प्रूव द स्टेटमेंट. अगर हमें किसी पर्सन की डाइंग डिक्लेरेशन को कोर्ट में प्रूव करना है तो उसके लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि दैट पर्सन इज डेड. Illustration B says that if it is proposed to prove by a copy contains a document said to be lost. जो डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर रहे हैं जिसके कंटेंट्स को प्रूव करना है दैट डॉक्यूमेंट इज लॉस्ट, तो ये फैक्ट की ओरिजिनल लॉस्ट हो चुका है. पहले हमें उस बात को प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उस डॉक्यूमेंट की कॉपी कोर्ट में लेकर आएंगे. अदरवाइज कोर्ट तो मना कर देगा कि आप कॉपी लेकर क्यों आए हैं, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आइए. A is accused of receiving stolen property knowing it to have been stolen. ठीक है, ए पर ये एक्यूजेशन लगा कि उसने स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करा है और उसे पता था कि ये प्रॉपर्टी स्टोलन है. इट इज प्रपोज टू प्रूव दैट ही डिनाइज द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी. रेलेवेंसी ऑफ डिनाइल डिपेंड्स ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द प्रॉपर्टी. द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन पे या तो प्रॉपर्टी to be identified before the denial of the possession is proved or permit the denial of possession to be proved before the property is identified. अब यहाँ पर जिस पर्सन के ऊपर एक्यूजेशन लगा है वो पर्सन अगर ये बात कह दे कि नहीं ये प्रॉपर्टी तो मेरी है नहीं या इस प्रॉपर्टी का पोजीशन ही मेरे पास नहीं है, तो ये चीज या तो पहले प्रूव किया जा सकता है तो ठीक है, उसके बाद हम जाके उस प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी प्रूव करेंगे कि वेदर दैट प्रॉपर्टी इज स्टोलन प्रॉपर्टी और नॉट. क्योंकि अगर कोई पर्सन डिनाई कर दे रहा है कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है ही नहीं, तो उस पर्सन को पहले
बाहर कर दिया गया इस पार्टीज से, बिकॉज अब तो उसके काम की यहाँ पे कुछ चीजें नहीं हो रही है कोर्ट में, तो उसे साइड कर दिया जाएगा। और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा जो प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी है, वेदर इट इज स्टोलन प्रॉपर्टी और नॉट। Illustration D is saying that it is proposed to prove a fact which is said to have been caused or effect of fact in issue. There are several intermediate facts B, C and D which must be shown to exist before fact A. अगर हमें fact A prove करना है और उसके साथ कुछ और भी फैक्ट है जैसे बी, सी और डी, उन्हें भी अगर हमें प्रूव करना है तो कोर्ट में परमिट कर सकता है। या तो वो कोर्ट ये बात कह सकती है कि आप पहले ए फैक्ट को प्रूव कर दीजिए फिर बी सी डी को करिएगा, या कोर्ट ये बात कह सकती है कि आप बी सी और डी फैक्ट को प्रूव कर दीजिए उसके बाद आप ए फैक्ट को प्रूव करिएगा। तो दिस इज सेक्शन 141। 141 में कोर्ट विल डिसाइड कि किस ऑर्डर में हमें कोर्ट में प्रोडक्शन करना है किसी भी डॉक्यूमेंट का। 142 is talking about the examination of witnesses. विटनेस को कैसे एग्जामिन करते हैं। तो सेक्शन 142 में डेफिनेशन दी गई है एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन की। सी, एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय पार्टी हु कॉल्स हिम, जिस पार्टी ने बुलाया है एक विटनेस को अगर वही पार्टी एग्जामिन करे तो दैट इज नोन एज एग्जामिनेशन इन चीफ। सेकेंड इज क्रॉस एग्जामिनेशन, वो होता है जब हम कोर्ट में किसी विटनेस को बुलाए, हमने उसे एग्जामिन कर लिया, हमने उनसे क्वेश्चन पूछ लिए, ये तो था एग्जामिनेशन इन चीफ। अब उसी विटनेस को जब अदर पार्टी दैट इज एडवर्स पार्टी, अपोजिट पार्टी कह सकते हैं, अगर वो इस विटनेस को क्वेश्चन करती है तो दैट इज नोन एज क्रॉस एग्जामिनेशन। अब होता है री एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद, क्रॉस एग्जामिनेशन में एडवर्स पार्टी ने कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जिसका आंसर इस विटनेस ने क्लियरली नहीं दिया, तब होती है री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन में जिस पार्टी ने कॉल करा था विटनेस को, वो पर्सन दोबारा से अपने विटनेस से कुछ क्वेश्चंस पूछेगी फॉर द क्लैरिटी ऑफ सम टॉपिक्स, तो वो होता है री एग्जामिनेशन। तो सेक्शन 142 gives the definition of examination in chief, cross examination and re examination. Now comes section 143. 143 is talking about the order of examination. तो ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन में सबसे पहले चीफ एग्जामिनेशन होती है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, फिर री एग्जामिनेशन होती है। पहले तो चीफ एग्जामिनेशन होगी, उसके बाद अगर एडवर्स पार्टी को लगता है कि हमें क्रॉस एग्जामिन करना है तो वो क्रॉस एग्जामिन करेंगे, और उसके बाद अगर सेम पार्टी को लगता है कि हमें री एग्जामिन करना चाहिए तो वो री एग्जामिनेशन करेगी। एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट टू रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन need not be confined to fact which the witness testified on his examination in chief. लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में सिर्फ उन सवालों को नहीं पूछना जो एग्जामिनेशन इन चीफ में पूछा गया था। क्रॉस एग्जामिनेशन में हम लोग न्यू क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। Now comes the re-examination. It shall be directed to the explanation of the matters. अब re-examination में हम explain करवाते हैं उन matters को जो cross examination में witness ने answer करा। And if new matter is, और अगर cross examination में कोई new matter उठी थी उसकी भी explanation हमने कराया। अगर हम चाहें तो कोर्ट की परमिशन लेकर री एग्जामिनेशन में भी कोई न्यू फैक्ट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, लेकिन उस न्यू फैक्ट का फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा बाय द एडवर्स पार्टी। तो ये 143 में इतनी सी बात कही गई है। पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, फिर री एग्जामिनेशन होती है। री एग्जामिनेशन में अगर कोई न्यू फैक्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगी तो फिर से उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। मतलब 143 में दोनों पार्टीज के राइट्स का बराबर ध्यान रखा जा रहा है, दोनों पार्टीज को राइट्स मिल रहे हैं अपने अपने टाइम पे क्वेश्चन पूछने का अपने अकॉर्डिंग। नाउ कम्स सेक्शन 144. इट टॉक्स अबाउट क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। जिस पर्सन को सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट में बुलाया गया है उसे हम क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम उसे एज अ विटनेस ना बुला लें, क्योंकि हमेशा एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन टू विटनेसेस का होता है। अगर हम किसी पर्सन को सिर्फ डॉक्यूमेंट देने कोर्ट में बुलाएं तो हम उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे कर सकते हैं, बिकॉज वो पर्सन तो अभी प्रिपेयर ही नहीं है। इसीलिए जब उसे एज अ विटनेस बुलाया जाएगा तभी हम क्रॉस एग्जामिनेशन कर पाएंगे। सेक्शन 145 इज टॉकिंग अबाउट विटनेस टू कैरेक्टर। तो अगर विटनेस की कैरेक्टर क्वेश्चन में उठी है तो उसे हम क्रॉस एग्जामिन भी कर सकते हैं और री एग्जामिन भी कर सकते हैं।
तो हमारा सेक्शन 145 तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग लीडिंग क्वेश्चंस। थैंक यू।